नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। बेटी की मौत के बाद पिता ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन पर लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना दिवस पर हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। पुल निर्माण के लिए लेट लतीफी से ग्रामीणों को हो रही परेशानी। और गौरापत की खस्ताहाल सड़क पर आरोप प्रत्यारोप का दौर। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक 18 वर्षीय युवती की मौत हो गई, जिस पर उसके पिता ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है और अन्य पीड़ितों के लिए इंसाफ की मांग की है। राजनांदगांव जिले के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बीते 1 सितंबर को मानपुर अस्पताल से रेफर होकर पहुंची 18 वर्षीय छात्रा महिमा नेताम की आज दोपहर मेडिकल कॉलेज अस्पताल राजनांदगांव में मौत हो गई, जिसके बाद उसके पिता बीरबल नेताम ने अपने बेटी के इलाज में मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दरअसल बीते 25-26 अगस्त को मानपुर ब्लॉक के ढोंडरी निवासी महिमा नेताम को सिर दर्द, कमर दर्द और पैर दर्द और बुखार से पीड़ित होने के चलते मानपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ उपचार के दौरान वह कोमा में चली गई। बेहोशी की हालत में उसे राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया। यहां 1 सितंबर की देर रात महिमा के परिजन उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे। महिमा के पिता ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बेटी का इलाज शुरू नहीं किया गया और दूसरे दिन 2 सितंबर को दोपहर बाद उसे महिला मेडिकल वार्ड में भर्ती किया गया, तब उसका इलाज शुरू किया गया। इस दौरान महिमा के पिता ने अपने बेटी के इलाज में लापरवाही देखते हुए उसे अन्य अस्पताल ले जाने की इच्छा जताई, लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने महिमा को अस्पताल से रेफर नहीं किया। इसी बीच उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया और यहां उसकी बिगड़ती हालत को देखते हुए महिमा को रायपुर रेफर किया जा रहा था। तब उसके पिता ने उसे रायपुर नहीं ले जाकर राजनांदगांव के किसी अन्य अस्पताल में ले जाने की बात कही थी। मेरे बच्ची को बुखार आया था जी, पेट में दर्द, कमर में दर्द, सर दर्द और बुखार। उसके बाद मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया मानपुर में 3-4 दिन इलाज चला जी। फिर 1 सितंबर दिन गुरुवार को शाम को 9 बजे करीब मानपुर से मेरे को राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज पेंट्री भेज दिया इलाज कराने के लिए। यहाँ मेडिकल कॉलेज पेंट्री में आने के बाद हम रात में पहुँचे गुरुवार नाइट में करीबन 12:30-1 बजे। अपने को कैजुअल्टी में रखे थे नीचे में करीबन 1 घंटा तक के कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ कैजुअल्टी में, मतलब नीचे में। 1 घंटे बाद हमको ऊपर भेज दिया 4था फ्लोर पे, 4था माला। वहाँ है महिला मेडिकल वार्ड, जहाँ पे 50 बिस्तर है मरीजों के लिए। 1 बजे तक के कोई इलाज नहीं हुआ था, यानी कि 2 सितंबर को 1 बजे के बाद में ये इलाज जारी हुआ। उसके बाद मेरी लड़की ने सोमवार को होश में आया और बातचीत किया, चलना फिरना किया। शनिवार रविवार को होश में आ गया था, बातचीत किया, खाना खाया, चलना फिरना सब चालू था। फिर मैंने डॉक्टरों से निवेदन किया, यहाँ का इलाज ठीक नहीं चल रहा है, मेरे को छुट्टी चाहिए, मैं अपनी बच्ची की इलाज कहीं अन्य अस्पताल ले जाके इलाज कराऊंगा करके, महिला मेडिकल वार्ड से। डॉक्टर साहब ने कोई मेरा सुनवाई नहीं किया, मेरे को छुट्टी भी नहीं दिया। उसके बाद सोमवार के बाद गुरुवार को मैंने फिर डॉक्टरों से रिक्वेस्ट किया, आवेदन किया, सर मेरे को छुट्टी दे दीजिए, मैं मेरे बच्ची का बाहर ले जाके इलाज कराऊंगा करके। पर डॉक्टर, नर्स, सिस्टर ने गुरुवार को भी मेरी बात नहीं सुनी। अब ये लगातार यहाँ ये इलाज कर रहे हैं उल्टा सीधा गलत। डॉक्टर लोग तो महिला मेडिकल वार्ड में जहाँ 50 बिस्तर है, एक डॉक्टर साहब मुश्किल से 1 घंटे ट्रीटमेंट करते हैं 50 मरीजों का। बाकी सब मेडिकल के स्टूडेंट रहते हैं, उनको पूरा ज्ञान मालूम नहीं है, वो इलाज कैसे करेंगे। सभी मरीज का यही हाल है। महिमा के पिता का कहना है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसका सही उपचार नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि नर्स के द्वारा दवाई की पर्ची देकर बाहर से दवाई लाकर महिमा को खिलाने कहा गया था। वह दवाई महिमा के लिए नहीं बल्कि बगल की बेड पर एक बुजुर्ग महिला के लिए मंगाई गई थी, जो भूलवश
महिमा को दिए जाने की बात अस्पताल की नर्स से स्वीकारी थी। लापरवाही इसलिए मेरे बच्ची को दर्द और बुखार है, दर्द बुखार का ट्रीटमेंट करना चाहिए, दर्द बुखार का दवाई देना चाहिए। मेरी बच्ची को तो टीबी बीमारी का दवाई दे रहे थे। और एक गलती और देखने को मिला सर, मेरे बच्ची के लिए जो कोई दवाई नहीं लिखा गया, कोई पर्ची नहीं बनाया गया, मेरे को पर्ची पकड़ा दिया, चौथे माले ऊपर से जाओ आप अपने बच्ची के लिए दवाई लेके आओ। मैं गया नीचे मेडिकल दवाई लेके आया, फिर डॉक्टर नर्स सिस्टर को दिखाया, ये दवाई जो आपने मंगाया था वही दवाई है? हाँ बोला वही दवाई है। तो इसको क्या करूँ मैं? मेडिकल वाले से पूछा था भैया ये कौन सा दवाई है? तो मेडिकल वाले छोटा बच्चा था 18-20 साल का, वो बोला सेंकने वाला दवाई है। मैं समझा मेरे बच्ची को दर्द है तो वहाँ कुछ सामान रख के सेकेंगे। फिर नर्स को बताए आपने मंगाया था वही दवाई? हाँ वही दवाई है। क्या करूँ मैडम इसको दवाई को? सुबह शाम एक गोली खवाना बोले, तो मैं खवाने ही वाला था। उतना समय का लंबा सा डॉक्टर आया और डॉक्टर साहब को दिखाया था। डॉक्टर साहब नर्स सिस्टर बोल रहे हैं ये टेबलेट खिलाने के लिए महिमा नेताम को 7 नंबर वाले को। तो डॉक्टर साहब ने बोला नर्स इधर आओ, सिस्टर इधर आओ, ये दवाई किसने लिखा है? तो सर मैंने लिखा है। तो ये किसके लिए लिखे हो? नहीं सर मैं बेड नंबर 5 के मरीज़ के लिए लिखा हूँ, जो बुढ़ी है 60-65 वर्ष की, उसके लिए लिखा हूँ बोले। तो उसने माफ़ी मांग लिया दवाई लिखने वाले सिस्टर ने। मेरे को तो थका दिया, दौड़ा दिया दवाई मंगा के। मैं 40 रुपए का टेबलेट लाया था। उसके बाद माफ़ी मांगे, बोला भैया गलती से हो गए। तो मैं नर्स सिस्टर और डॉक्टर को बोला आपने टेबलेट खिलाने के लिए गलती की है, कहीं इंजेक्शन वो जो ग्लूकोज की बाटल चढ़ा रहे उसमें भी तो मिस्टेक नहीं हो रहा है। मैं ऐसा बोला उनको। एक कार्टून में 1 सैकड़ा इंजेक्शन रखते हैं, वहीं से निकालते हैं महिमा को देते हैं, वहीं से निकालते हैं आपके परिवार के देते हैं, वहीं से निकालते। उनको पता कैसे चलता है कि महिमा का है, माधुरी का है, ये राजू का है, ये संजना का है करके? मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती होने के बाद लगभग 2-3 दिनों बाद महिमा होश में आई थी और चलने फिरने लगी थी, लेकिन उसके बाद उसकी हालत बिगड़ती चली गई। इस मामले में मेडिकल कॉलेज अस्पताल अधीक्षक प्रदीप बैग का कहना है कि महिमा की सभी प्रकार की जांच की गई थी। उसके मस्तिष्क में टीबी आ गया था जिस वजह से उसकी मौत हुई। वहीं उसके पिता के द्वारा गलत दवाई देने के आरोप को लेकर उन्होंने कहा कि गलत दवाई देने की संभावना नहीं है। ऐसे मरीजों को सुधरने में लगभग 1 महीने लग जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी मौत हो गई। और हमने मतलब उसके बीमारी के संबंध में सभी प्रकार की जांचें की। हमने उसके मलेरिया के लिए भी देखा, दूसरे वायरल इन्फेक्शन के लिए भी देखा। अंत में उसके जो जांच में कुछ टीबी के लक्षण हैं और उस दौरान उसकी टीबी उसके मस्तिष्क में आ गई थी, इसको ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस कहते हैं। उसके लिए हमने दवा भी शुरू की करीब 1 सप्ताह पहले, मैंने स्वयं देखा उसको। बट ये दुर्भाग्य है कि बीमारी की गंभीरता की वजह से हम उसको नहीं बचा। गलत दवाई देने का आरोप एक लगाया जा रहा है, क्योंकि बगल वाले बेड के मरीज़ के लिए दवाई लाया गया था और उसको दे देते, ऐसा कुछ आरोप है मरीज का कहना। नहीं ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ये तो मैं मतलब नहीं है। नर्स ने माफ़ी मांगी उसी समय कि ये ऐसा उसका कहना है। नहीं इस बारे में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन गलत दवा से ऐसा मतलब उसको टीबी हुआ ये कह पाना थोड़ा सा ये मतलब साइंटिफिक नहीं। उसको ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस थी जो कि गंभीर बीमारी होती, दवा कम से कम 1 महीने हो तब उसके स्थिति में सुधार होने की गुंजाइश रहती। टीबी की पेशेंट थी ना? हाँ टीबी की ही मरीज रही, क्योंकि टीबी फेफड़े में भी होता है, जब ये दिमाग में चला जाता है तो बेहोशी की अवस्था में मरीज हो तो तब काफ़ी दिक्कत का सामना। मृत्यु के कारण वही ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस और उसके कॉम्प्लिकेशन। महिमा नेताम एक होनहार छात्रा थी और रायपुर के गुड़ियारी स्थित प्रयास विद्यालय में अध्ययनरत थी। हाल ही में उसने 61% अंकों के साथ कक्षा 12वीं उत्तीर्ण की थी और उसके पिता उसे इंजीनियरिंग में दाखिला दिलाने की तैयारी में थे। उसके पिता इस मामले में अपनी बेटी की मौत के बाद बस इतना ही चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल की व्यवस्था सुधर जाए और जिस दुखों से उन्हें गुजरना पड़ रहा है वैसा फिर किसी और को सहना न पड़े। अवधेश यादव, अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। नागपुर रेलवे मंडल द्वारा रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना दिवस के अवसर पर आज राजनांदगांव रेलवे स्टेशन के रेलवे सुरक्षा बल बैरक में वृक्षारोपण एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने हिस्सा लिया और रक्तदान कर लोगों को रक्तदान से जीवन दान का संदेश दिया। वर्ष 1985 में 20 सितंबर को रेलवे सुरक्षा बल को सशस्त्र सुरक्षा बल के रूप में स्थापना मिली थी। नागपुर रेल मंडल द्वारा रेलवे सुरक्षा बल की 37वीं वर्षगांठ को सेवा कार्य के रूप में मनाने के उद्देश्य से
आज वृक्षारोपण रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन को लेकर रेलवे सुरक्षा बल के निरीक्षक प्रशांत एल्डक ने कहा कि आज के दिन रेलवे सुरक्षा बल को आर्म्स ऑफ यूनियन फोर्स का दर्जा मिला था। इस दिन को मनाने के लिए आज रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज जो है हमारा आरपीएफ का स्थापना दिवस 20 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि आरपीएफ का जो है ना, इसको आर्म्स फोर्स का दर्जा, जो है आर्म्स ऑफ यूनियन फोर्स का दर्जा 20 सितंबर 1985 को मिला था। इसी उपलक्ष्य में आज स्थापना दिवस के क्रम में हमारा आज सुबह इसमें एकता दौड़ और वृक्षारोपण, साथ में रक्तदान जीवनदान जो मुहिम चलाई जा रही है, इसके तहत आज यहाँ पर रेलवे सुरक्षा बल बैरक में रक्तदान का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी बल के सदस्य और सभी संबंधित रेलवे के कर्मचारी अधिकारी स्टेशन के यहाँ पर उपस्थित है और रक्तदान जो शिविर है चालू हो चुका है। लगभग कितने लोग देंगे रक्तदान? करीब 40 की संख्या इसमें अभी तक हमको कन्फर्मेशन मिला है और कभी ड्यूटी के हिसाब से भी लोग आना जाना चल रहा है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में लगभग 40 से 50 की संख्या में रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों ने रक्तदान किया। यहाँ रक्तदान के लिए मेडिकल टीम भी लगाई गई थी। रेलवे सुरक्षा बल के बैरक में आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदान करते हुए रेलवे सुरक्षा बल की महिला आरक्षक रेखा ने कहा कि रक्तदान करके किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है। सुरक्षा स्थापना दिवस पर यहाँ पे रेलवे स्टेशन राजनांदगांव में रक्तदान का जो शिविर लगा गया है, उसमें हम दोनों भी शामिल हो रहे हैं ताकि हमारे रक्तदान से किसी की जान बच सके। और आप सभी से भी अनुरोध है मेरा कि आप सभी भी यहाँ आके बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और आपके अगर रक्तदान से किसी की जान बचती है तो उससे अच्छा और क्या बात है। रेलवे सुरक्षा बल स्थापना दिवस के अवसर पर आज सुबह राष्ट्रीय एकता का संदेश देते हुए एकता दौड़ का आयोजन किया गया। वहीं वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने दिया। इसी के साथ रेलवे सुरक्षा बल बैरक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने रक्तदान कर रक्तदान से जीवनदान का संदेश दिया है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। ग्रैंड विजन के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा के बढ़ते कद और छवि को धूमिल करने के लिए टैंपरिंग कर भ्रामक ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया गया है। अब गुरुचरण सिंह होरा साजिश रचने वालों के खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। प्रेस वार्ता लेकर होरा ने कहा कि इस कृत्य से उनकी छवि धूमिल हुई है। टैंपरिंग ऑडियो और वीडियो में नेताओं और अधिकारियों के नाम का भी उल्लेख किया गया है, जिनका केवल कारोबार से कोई वास्ता नहीं है। ग्रैंड विजन के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा का केबल कारोबार छत्तीसगढ़ के कई जिलों में फैला हुआ है। इससे कई लोगों को काफी तकलीफ हो रही है। इसके चलते दुर्भावनावश उनकी छवि को धूमिल करने और उन्हें बदनाम करने के लिए फर्जी और टैंपरिंग ऑडियो वीडियो वायरल किया गया। इसके बारे में प्रेस वार्ता लेकर गुरुचरण सिंह होरा ने कहा, राजू बंजारिया, जयपाल सिंह उर्फ विक्की गुलाटी, कमलेश यादव, अशोक वर्मा, ब्रिजेश यादव, उदय प्रताप सिंह, अरविंद सिंह गुलाटी, नागेंद्र पाल सिंह गुलाटी, अशोक अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल और जी सुरेश बाबे द्वारा साठ गांठ कर रंजिशवश उनको बदनाम करने की साजिश की गई है। छेड़छाड़ और कूट रचना पर ऑडियो वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल किया गया। इन सब के खिलाफ उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। साथ ही मानहानि का दावा भी करेंगे। कमलेश यादव, अशोक शर्मा, ब्रजेश यादव, उदय प्रताप सिंह, अरविंद सिंह गुलाटी, नागेंद्र सिंह गुलाटी, अशोक अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल और एक नाम जो इसमें है नहीं, वह है जी सुरेश बाबे भिलाई का। उसका नाम मैंने अभी अपने बयान में दूंगा। उन्होंने मेरा वीडियो बहुत वायरल किया है, एक नाम है नहीं। पत्रकारों के जवाब में उन्होंने कहा कि वे सच्चे हैं तभी आपके सामने बैठे हैं। इस मामले की जांच के लिए वे भी तैयार हैं। जरूरत पड़ने पर वे भी परीक्षण करवाने के लिए तैयार हैं। देखिए, मैं ये बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने। जो वीडियो वायरल हुआ है वो पूरा असत्य भ्रामक है। उसमें टेम्परिंग की गई है, उसमें प्रतिष्ठित नेताओं को, अधिकारियों को बदनाम करने की कोशिश की गई है। मेरा केबल का व्यवसाय मैं शांतिपूर्वक ढंग से कर रहा हूं और व्यापारिक दृष्टि से कर रहा हूं, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं मैंने इसकी विधिवत FIR जो है देवेंद्र नगर थाने में की है। SP महोदय को इसकी कॉपी दी है और पुलिस को स्पष्ट जांच करने कहा है। और मैं इस प्रेस के माध्यम से बोलता हूं, निश्चित रूप से निष्पक्ष जांच करें और जो लोग दोषी हैं उनको जेल भेजें, और मैं मानहानि का दावा भी उनके खिलाफ कर रहा हूं। प्रेस क्लब अध्यक्ष दामू आंबेडारे ने भी कहा कि गुरचरण सिंह होरा की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ग्रैंड न्यूज के चेयरमैन
गुरुचरण सिंह होरा जी हमारे प्रेस क्लब के सदस्य हैं और जो उनके खिलाफ जो एक वीडियो वायरल हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं और उसकी कड़ी जांच होनी चाहिए और दोषी के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। गुरुचरण होरा जी ने पुलिस को एक आवेदन दिया है और उसकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जिस पर दोषी पर कार्रवाई की जानी चाहिए। 2 वर्षों से पुल निर्माण न होने से चुरिया क्षेत्र के लुलीकसा के ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पुल निर्माण अधूरा होने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजनांदगांव जिले के चुरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत गेंदाटोला से लुलीकसा जाने वाले मुख्य मार्ग पर नाला रोड़ा बना हुआ है, जहां ग्रामीणों की आवाजाही व बरसात के दिनों में भारी परेशानी उठाने को लेकर ग्रामीणों की मांग पर पुल निर्माण स्वीकृति 2020 में हुआ था, जिसमें ठेकेदार द्वारा लगाए गए सूचना पटल अनुसार 1 वर्ष में पुल निर्माण करना था, किंतु आज पर्यंत तक 2 वर्ष बीत जाने पर भी पुल निर्माण नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि गेंदाटोला थाना से महज कुछ दूरी पर बन रहे पुल से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को व आसपास क्षेत्र के ग्रामीणों को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हमारा यहाँ से हमारे गांव है सोनवानी टोला पर थे, तब वहाँ से हमारे गेंदाटोला था, वहाँ से बाजार भी आता ना, वो हमारे लोग लड़का मन कला पढ़े बार आते स्कूल तय मतलब तकलीफ होते और हमरो मोर पति हर हवे आते दुकान आते तो हर एक दिखा आदरी से यहाँ नदिया में मतलब गाड़ी सुधा गिर गई रही से तो बहुत जान में घर की से रात के समय में जाते हो हर सुबह आते थे है तो रात में गिर गई इस गाड़ी में तो मतलब जल्दी से जल्दी नरवाला पुल बनाए बर। वैसे कब से ऐसा चलत है पुल के निर्माण है? मतलब 2 साल हो गए। हाँ 2 साल में अभी तक है काम मतलब अधूरा छे। और ऐसे कोई रास्ता विकल्प रास्ता नहीं निकाले जहाँ से लोग आवागमन कर सके? अभी यहाँ नहीं है। जो यहाँ के स्थानीय नेता है, ये नेता लोग खाली फ़ोटो खिंचाने के लिए आते हैं और देख के चले जाते हैं और ये गांव वाले की समस्या है कि ये पुल नहीं बन पा रहा है या जो नेता है ये लोग नहीं बना पा रहा है, तो कभी भी गांव वाले और स्थानीय नेता का एक साथ मिलाप नहीं हो पाता। जैसे आज ही हम गांव वाले यहाँ धरने पे बैठे थे, लेकिन बाहर से कोई जो जनप्रतिनिधि है ये नहीं पहुँच पाए, तो कहाँ से पुल का काम संपन्न हो पाएगा। जैसा कि आप लोग आगे ऐसा क्या रास्ता है और निकालेंगे कि जिससे जो है आप लोगों के पुल का निर्माण जल्द से जल्द हो? ये पुल का निर्माण तभी पूर्ण होगा जब हम जैसे युवाओं एक कदम आगे आएंगे और ये पुल नहीं बन पा रहा है, हमारे युवाओं के खातिर नहीं बन पा रहा है। अगर हम ये पुल को चाहे तो बना सकते हैं और अगर अभी तो खाली ऊपर वाले साहब को जानकारी दिया है ये पुलिया के बारे में, अगर इसी तरह से अगर चलते रहे तो हम युवाओं आगे आएंगे और ये हमारे पास जो गेंदाटोला जाने के लिए दिक्कत होता है, हम गेंदाटोला में जाके धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारे जो ऊपर जो नेता विधायकगण बैठे हैं इनको भी जानकारी देंगे। सर आज हम लोग धरना में हम ग्राम लुलीकसा के हैं और सभी ग्राम लुलीकसा के निवासी हैं। हमें 2 साल से इस रोड में आने जाने के लिए भारी परेशानी हो रही है। बच्चे लोगों का भी मैंने स्कूल आने जाने में परेशानी होता है और किसी का तबीयत ख़राब हो जाए तो एम्बुलेंस आ नहीं सकती, इसके लिए भारी परेशानी। आगे साल तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी, 2 जने को सर्वदर्श के चलते इसको हॉस्पिटल में भर्ती किए थे, बहुत मुश्किल से उनको बचाया गया है और अभी भी परेशानी है आने जाने के लिए भी। बच्चों लोगों के भी स्कूल में परेशानी हो रहा है, महिलाएं आती जाती है उसके लिए परेशानी है। अब पढ़ाई पर ज़्यादा बच्चों को प्रभाव पड़ रहा है, बाहर से आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है छोटे छोटे बच्चों के लिए। 4 चक्का गाड़ी तो निकलना मुश्किल, 4 चक्का गाड़ी नहीं निकल सकता यहाँ से, 2 चक्के के लिए बहुत मुश्किल जाती है। ऐसा कोई अधिकारी या यहाँ के जनप्रतिनिधि आके देखे हैं? जनप्रतिनिधि आते हैं फिर देख कर फिर चले जाते हैं और कोई माने गाँव से कोई संपर्क नहीं करते। अच्छा, और इसके लिए कोई विकल्प रास्ता कुछ अगर कोई विकल्प रास्ता है ही नहीं, वो था भी तो मैंने पूरा चौपट हो गया है, पैदल ही मार्ग है, माने गाड़ी से आने जाना नहीं कर सकते हम लोग। यहाँ से आवागमन करने वाले ग्रामीण व स्कूली छात्र मोटरसाइकिल से उतरकर इस छोर से दूसरे छोर पार करते नजर आते हैं। वहीं 4 पहिया वाहन का निकलना आज भी बंद है। वहीं इस कछुआ चाल नवनिर्माण से नाराज ग्रामीणों ने शासन प्रशासन को समय समय पर धरना प्रदर्शन कर जगाया है, लेकिन अब तक काम में तेजी नहीं आई है। यहाँ के लोगों को समय पर पुल का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे यहाँ के ग्रामीण किसी बड़ी आंदोलन की तैयारी में है। ग्रामीणों को आए दिन आवाजाही करने पर गिरकर घायल होते देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इस नवनिर्माण पुल में हो रही लेट लतीफ़ी व लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी को लेकर विपक्ष के नेताओं ने अपनी आवाज़ नहीं उठाई, फिर भी मानो ठेकेदार कछुए की चाल चलकर निर्माण कार्य कर
ग्रामीणों के आवागमन को प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। वहीं ठेकेदार द्वारा कोई अस्थायी वैकल्पिक सड़क भी तैयार नहीं किया गया है, जिससे लोगों को आवागमन करने में राहत मिले। वहीं कार्यस्थल पर परिवर्तित मांग के नाम पर केवल खानापूर्ति करते हुए एक बोर्ड लगा दिया गया है, किंतु जो समस्या है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। छुरिया से संकल्प न्यूज के लिए ताहिर खान की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के चिचोला पुलिस ने अवैध शराब तस्करी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से मध्य प्रदेश निर्मित 9 पेटी शराब को बरामद किया है। राजनांदगांव जिला पुलिस नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और लगातार धरपकड़ कर रही है। इसी के तहत चिचोला पुलिस चौकी ने एक शराब तस्कर को पकड़ा है और उनके कब्जे से मध्य प्रदेश निर्मित 9 पेटी शराब को जब्त किया है। राजनांदगांव जिला में पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगांव के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन पर कंटिन्यू अवैध शराब पे कार्रवाई जारी है, जिसमें उसी तारतम्य में थाना चौकी चिचोला द्वारा घेराबंदी करके एमपी से जो माल आ रहे थे उसकी सूचना पे कार्रवाई की है और 34(2) के तहत 9 पेटी महंगी शराब जब्त की गई है, जिसमें लगभग 81 लीटर है और साथ में ही परिवहन करते हुए लाल कलर का स्विफ्ट गाड़ी जब्त किया गया है। इसमें 2 आरोपी को अरेस्ट किया गया है, जिसमें चालक और उसके साथ में जो परिवहन करने वाले हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, जिसमें एक आरोपी का नाम भावेश पांडे है, रायपुर का रहने वाला है, और दूसरा अखिल तिवारी। दोनों को पुलिस द्वारा 34(2) में गिरफ्तार करके रिमांड में भेजा गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। डूंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज। प्रदेश व्यापी व्यसन मुक्ति यात्रा में राजनांदगांव के लोग शामिल हुए और व्यसन मुक्ति का संदेश दिया। इस दौरान आकर्षक झांकी के माध्यम से लोगों को व्यसन मुक्ति के लिए जागरूक किया गया। राजनांदगांव जिले के श्री योग वेदांत सेवा समिति ने रायपुर में व्यसन मुक्ति यात्रा निकाली और लोगों को व्यसन से दूर रहने का संदेश दिया। इस दौरान लोगों को व्यसन से होने वाले दुष्प्रभाव से लोगों को जागरूक किया। यात्रा में मुख्य रूप से मातृ-पितृ पूजन दिवस संदेश व व्यसन से सावधान कराने वाली मनमोहक झांकी आकर्षण का केंद्र रही। इस अवसर पर समिति के सदस्य रोहित चंद्राकर और संजय साहू ने बताया कि प्रदेश व्यापी इस व्यसन मुक्ति यात्रा में राजनांदगांव से भारी संख्या में लोग रायपुर पहुंचकर समाज को व्यसन मुक्त करने हेतु जागरूक कर रहे हैं। आज श्री योग वेदांत सेवा समिति के द्वारा रायपुर में 9 साल के बाद पूज्य बापू जी का जब से जोधपुर गमन हुआ है, उसके बाद पहली बार यहाँ पर पूज्य बापू जी के साक्षात्कार दिवस के उपलक्ष्य में नशा मुक्ति के लिए हम लोग रैली निकाल रहे हैं। इसमें समाज को जागरूक करना है, जिससे कि हमारे बापू जी बोलते हैं समाज सुधरेगा, भारत सुधरेगा, भारत सुधरेगा, विश्व सुधरेगा। तो पूज्य बापू जी का संकल्प है कि भारत विश्व गुरु बने। इसके लिए हमारे यहाँ के सब भाई बहन पूरे छत्तीसगढ़ से, हमारी समितियाँ, हमारे भाई बहन, गुरु भाई बहन सब आए हुए हैं। मैं 25 साल से जुड़ा हूँ बापू जी से और योग विधान सेवा समिति रायपुर, यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ के जितने जिले हैं, राजनांदगांव, भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर, सभी साधक भाई बहन आए हुए हैं। तो ये 9 साल बाद एक रैली शुरू हो रहा है और शासन ने हमें बड़ा सहयोग दिया इस मामले में, तो हम उनके बहुत आभारी हैं। बापू जी के 59वें आत्म साक्षात्कार दिवस के उपलक्ष्य में यह संकीर्तन यात्रा एवं नशा मुक्ति अभियान का कार्यक्रम रखा गया है। पूरे छत्तीसगढ़ से बहुत दूर दूर से साधक भाई आए हैं। व्यसन मुक्ति यात्रा के दौरान लोगों में जागरूकता लाने हेतु आकर्षक झांकी तैयार की गई थी, जो व्यसनों से होने वाले नुकसानों एवं सामाजिक, आर्थिक व पारिवारिक जीवन पर पड़ने वाले कुप्रभावों को बारीकी से दर्शाया गया था। साथ ही माता पिता के प्रति आदर भाव जगाने वाली मातृ-पितृ पूजन दिवस झांकी प्रस्तुत की गई, जो राहगीरों को खूब लुभा रही थी। अवधेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे गौरव पथ की जर्जर हालत। शहर की सबसे सस्ती फटाकों की दुकान श्री साईं महिमा फटाका मॉल
पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, पोलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9000975741 9934575412। ऑफर ऑफर बम्पर ऑफर 30 त्योहारों के शुभ अवसरों पर अंकुश आभूषण ज्वेलरी व साड़ी शोरूम आपके लिए लेकर आए हैं डिजाइनर व फैंसी साड़ियों व कुर्तियों पर 20% से 50% तक की भारी छूट। जी हां साथियों, 20% से 50% तक की भारी छूट। हर रेंज की साड़ियां व कुर्तियां उपलब्ध है अंकुश आभूषण ज्वेलरी व साड़ी शोरूम में। साथ ही पाएं शुद्ध सोने व चांदी के बने आभूषण, हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी के साथ व आर्टिफिशियल ज्वेलरी की विशाल रेंज। तो देर किस बात की साथियों, सीधे चले आए अंकुश आभूषण ज्वेलरी व साड़ी शोरूम में, गंज चौक, लखोली रोड, ICICI बैंक के पास, राजनांदगांव। खुशबू मार्ट प्रस्तुत करते हैं दिवाली धमाका ऑफर। 500 रुपए की खरीदी पर लकी ड्रॉ कूपन, जहां पर पहला इनाम एक नई चमचमाती इलेक्ट्रिक स्कूटर, दूसरा इनाम 32 इंच LED टीवी, तीसरा इनाम अलमारी और 20 विशेष उपहार, जिसमें आप पाएंगे डिनर सेट, ट्रॉली बैग, एयर बैग, हैंड बैग, बाथरूम सेट, क्रॉकरी और भी बहुत सारे इनाम। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, आइए आपके अपने खुशबू मार्ट में, जहां आप पाएंगे गर्ल्स, मेंस, किड्स के लिए रेडीमेड कपड़े, टी शर्ट, लोअर, जीन्स, ट्राउज़र, शर्ट पैंट, कुर्ता पैजामा, टॉप, लेगीज, सूट, प्लाजो सेट, गाउन, बेड सीट, पर्दा, सोफ़ा कवर और भी बहुत सारे आइटम, वो भी किफ़ायती दामों में। तो आइए आज ही अपने परिवार के लिए शॉपिंग कीजिए और अपना लकी ड्रॉ कूपन प्राप्त कीजिए। हमारा पता है खुशबू मार्ट, स्टेशन रोड, होटल पंख के सामने, HDFC बैंक के बाजू, राजनांदगांव। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा। बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा। सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 70673111203, 8602920311, 7000671311। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर का गौरापथ अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। गौरापथ में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिससे राहगीरों को रास्ता तय करना दूभर हो रहा है। वहीं गौरापथ को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। राजनांदगांव शहर का गौरापथ अपने गौरव को लेकर आंसू बहा रहा है। गौरापथ में जहां जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, वहीं सड़कों में दरार पड़ गई है, जिससे राहगीरों को रास्ता तय करना दूभर हो रहा है। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव शहर के अस्पताल चौक से लेकर कमला कॉलेज चौक तक लाखों रुपए की लागत से गौरापथ का निर्माण कराया था, लेकिन अब गौरापथ लोगों को गौरव का एहसास नहीं करा रहा है। गौरापथ में सुविधाएं नज़र नहीं आ रही है।
हालत यह है कि गौरापत में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, वहीं सीसी रोड में दरार पड़ गई है, वहीं यहाँ लगी स्ट्रीट लाइट ढंग से नहीं जल रही है। देख रेख के अभाव में बिजली के उपकरण भी खराब हो गए हैं। दूसरी ओर गौरापत को लेकर कांग्रेस और भाजपा पार्षदों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाजपा पार्षद शिव वर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि गौरापत ही नहीं अपितु शहर के सभी सड़कों का हाल खस्ता हो गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन काल में पहले सड़क दिखता था, लेकिन अब गड्ढे में सड़क दिखाई देता है। उन्होंने इसके लिए नगर निगम को जिम्मेदार बताया है। गौरापत नहीं, शहर के ऐसे कोई भी सड़क जिसमें दाग ना लगा हो ऐसे कहीं पे नहीं है। एक समय था कि जब भाजपा सरकार में थे तो कांग्रेस के लोग छोटे छोटे गड्ढे देके थरहा लगाते थे, उस समय सड़क दिखता था। आज तो गड्ढे में सड़क नहीं है, इतना दुर्दशा है। चाहे गौरापत की मैं बात करूं, गौरापत चूँकि सचमुच में जो ठेकेदार को मेंटेनेंस करना था उसके लिए एफडी भी रखते हैं कि उनके माध्यम से कम समय समय पर 7 साल का चूँकि एक उसमें था गारंटी पीरियड में। और आज स्थिति है कि गौरापत में चल पाना संभव है। पानी जैसे गिरता है गौरापत में पानी भर जाता है। मैं सोचता हूँ कि आप गौरापत नहीं, इसके लिए जिम्मेदार नगर निगम प्रशासन है। शहर के किसी भी क्षेत्र हो, नगर निगम यदि जनता से मूलभूत समस्या के संपत्ति का टैक्स लेते हैं तो समाधान करना निगम की दायित्व है। इधर कांग्रेस के पार्षद ऋषि शास्त्री का कहना है कि विपक्ष का काम ही है आरोप लगाना। उन्होंने कहा कि 9 वर्ष पूर्व भाजपा शासन काल में गौरापत का निर्माण कराया गया था और 10 वर्षों तक ठेकेदार द्वारा इसका मेंटेनेंस कराया जाना है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि गौरापत निर्माण कार्य की फाइल भाजपा ने जला दी थी। जी, गौरापत का निर्माण आज से 9 वर्ष पूर्व हुआ था और 10 साल का मेंटेनेंस को लेकर के ठेकेदार को कहा गया था, परंतु 2 वर्ष हुए मुझे पार्षद बने और गौरापत की फाइलें जैसे कि जला दी गई थी, ये सभी जानकारी सार्वजनिक हैं। और गौरापत को लेकर के निगम में या पीडब्ल्यूडी विभाग में कोई भी जानकारियाँ मुझ तक अभी पार्षद होने के नाते मैंने मांगी थी, मुझे आज तक नहीं मिल पाई। परंतु मैंने ये कहा था कि गौरापत की मरम्मत की जाए, उसे वापस से उस अस्तित्व में लाया जाए जिस अस्तित्व को लेकर के उसको निर्माण किया जाना था, परंतु वो हो नहीं पाया। तो उसको लेकर के संबंधित ठेकेदार को नोटिस गई हुई थी, परंतु अभी तक कार्य नहीं हो पाया है। और मैं अधिकारियों से यह कहना चाहूँगा कि गौरापत जो भाजपा का भ्रष्टाचार दर्शाता है, इस पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो मुख्यमंत्री जी के जन चौपाल में निश्चित ही शिकायत होगी। गौरापत निर्माण के लिए शासन ने लाखों करोड़ों की स्वीकृति दी थी। उक्त राशि में सीसी रोड मार्ग का निर्माण, नाली का निर्माण और बिजली पोल लगाकर रात में रोशन किया जाना था, लेकिन गौरापत अपनी गुणवत्ताहीन कार्य के चलते अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। वहीं नगर निगम इस ओर अनदेखी किए हुए बैठा है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शहर के मां शीतला मंदिर परिसर और माना मंदिर चौक में झाड़ू लगाकर साफ सफाई की। वहीं उन्होंने स्वच्छता का संदेश देते हुए सभी लोगों से साफ सफाई बनाए रखने की अपील की। जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव के अवसर पर आज हमारे इस टीम ने 2 स्थानों पे जो माना मंदिर चौक में और मां शीतला मंदिर प्रांगण में एक स्वच्छता का अभियान चलाया, जिसमें हमारी पूरी टीम, मान जी और शिव वर्मा जी, हकीम जी, उनकी पूरी तमाम टीम जो है इस स्वच्छता अभियान में जुड़ी रही और मैं इन सभी को धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लगातार स्वच्छता के मामले में अग्रणी रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण मंडल के स्वच्छता संयोजक हकीम खान और उनकी टीम के साथ स्वच्छता अभियान में पूर्व नगर निगम अध्यक्ष एवं पार्षद शिव वर्मा, भाजपा की वरिष्ठ नेत्री आभा तिवारी, पार्षद मधु वैद सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं सहित लोगों ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर तहसील कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित थे। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं सहित नगरवासियों ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर
तहसील कार्यालय के समीप प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नगरवासी तहसील कार्यालय पहुंचे और पट्टा आवास योजना सहित मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत बनी दुकानों का आवंटन करने की मांग की। मांग पूरी न होने पर उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। जी, 3 मांगों को लेके यहाँ धरना पे बैठी विद्या रामटेके जी और उनके जितने भी साथीगण हैं, हम उनका समर्थन करते हैं क्योंकि एक गरीब जनता से जुड़ा हुआ मैटर है। पट्टा वितरण में जो भेदभाव शुरू से चला आ रहा है वो गलत है। हम भी देख रहे हैं, हम लगातार, हमारे पार्षद भी ग्रसित है इस मामले से। पट्टा वितरण जरूरी है। आज पट्टा नहीं मिलने से कई गरीबों के मकान जो है नहीं बन पाए हैं। आज उनके मकान नहीं बनने से भारी क्षति है। ये यहाँ के स्थानीय बड़े नेताओं को सोचना चाहिए, ये भेदभाव बंद होना चाहिए। ये 3 विषय को लेकर आज इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। जो मुख्य जो इनका विषय है वो पट्टा वितरण है। दूसरा जो है आवास योजना, जो 2019-20 में इन्होंने कई ऐसे हितग्राही हैं जिन्होंने योजना का लाभ के लिए उन्होंने भरा था फॉर्म, लेकिन आज तक नाम आने के बाद भी उनका आवास नहीं बन पाया है। इसकी कड़ी जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद के नेता प्रतिपक्ष अमित छाबड़ा पार्षद दल के साथ प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समर्थन दिया है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में नगरवासी शामिल हुए। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चैतुखपरी में महिला समूह द्वारा स्थापित गृह उद्योग का शुभारंभ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान ने की। समृद्धि महिला स्व सहायता समूह द्वारा स्थापित गृह उद्योग से महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। सरकार जहां महिला उत्थान एवं नारी सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है, वहीं महिलाएं स्व सहायता समूह के माध्यम से स्वरोजगार से जुड़कर आत्मस्वावलंबी हो रही हैं। इसी कड़ी में डोंगरगढ़ क्षेत्र के चैतुखपरी में जिला सहकारी केंद्र बैंक के अध्यक्ष नवाज खान ने समृद्धि महिला स्व सहायता समूह द्वारा स्थापित गृह उद्योग का शुभारंभ किया और मिल का अवलोकन किया। इस मौके पर बोलते हुए जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान ने कहा कि चैतुखपरी की महिलाओं ने गृह उद्योग की स्थापना की है और रोजगार से जुड़ी रही हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी शुरुआत है कि महिला स्व सहायता समूहों ने जो काम किया है। मैं आउटलेट का उद्घाटन में भी गया था, आपने देखा होगा, और भी जगह जहाँ जहाँ महिला समूह काम कर रही हैं। आप देखिए, जब आप यहाँ आते हैं तो आपको एक अपने आप में एक छोटा छोटा पूरा कुटीर उद्योग देखने को मिलता है। वहीं आटा भी निकल रहा है, वहीं तेल भी निकल रहा है, वहीं दाल भी निकल रही है, वहीं अचार भी बन रहा है। मतलब आप देखिए कि ये महिला समूह जो है पापड़ भी बना रही है, अचार भी बना रही है, बिजोरी, मतलब इन्होंने अपने आप को सक्षम बनाने के लिए जो काम इन्होंने किया है वो अनुकरणीय है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय भुवनेश्वर बघेल जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से महिला समूहों को जो आगे बढ़ाने का जो काम किया है आदरणीय भूपेश बघेल जी ने, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्योंकि निश्चित रूप से जब तक आप इस तरह के समूहों को, इस तरह के काम करने वाले लोगों को आप आगे नहीं बढ़ाएंगे, उनको प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तब तक आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इस अवसर पर राजीव गांधी न्याय योजना के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 15 अक्टूबर को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त किसानों के खाते में अंतरण करेंगे। आप अगर किसानों की, भूपेश बघेल जी की योजना को देखना है, 15 अक्टूबर को खाते में पैसा डलेगा। 16, 17, 18, 19 अक्टूबर को सभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं न्योता देता हूं कि वो अपने अपने क्षेत्र के जिला सहकारी बैंकों में पहुंच जाएं और वहां पर देखें कि योजना कितनी सक्सेसफुल है। हमारे किसान भाई लाइन लगा करके पैसा लेने के लिए वहां आपको मौजूद पाएंगे। ये सारी योजनाओं की सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि राजीव गांधी न्याय योजना में 15 तारीख को पैसा डलेगा। आप केवल एक चीज़ देख लीजिए, राजीव गांधी न्याय योजना में पैसा डलेगा 15 तारीख को, 16, 17, 18 से बैंकों में भीड़, उसके बाद मार्केट में भीड़। वो पैसा रुकता नहीं। आज पूरे देश में अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है और आज अगर छत्तीसगढ़ में चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे अन्य सेक्टर हो, अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है, तो उसका एकमात्र कारण है कि एक किसान मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी की जो योजना है, हर तिमाही हम 1500 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डालने का काम हो रहा है। अभी तक 2500 में धान की खरीदी हो रही थी, इस साल 2640 और आने वाले समय में 2800 में धान की खरीदी करने की तैयारी मुख्यमंत्री जी की है।
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के अध्यक्ष नवाज खान अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान ग्राम चैतू खपरी पहुंचे थे। डूंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।